Good evening, everyone, and welcome to the orientation session for AFM for September 2024 एग्जाम। ओरिएंटेशन में कुछ एजेंडा में चार पांच चीजें हैं। सबसे पहले पेपर के बारे में जानना, इसको हम कैसे पढ़ेंगे वो जानना, इसकी पास परसेंटेज कैसे होती है वो जानना, एंड द बेस्ट पार्ट हमारा शेड्यूल क्या रहेगा और हम प्रिपरेशन एग्जैक्टली करेंगे कैसे। एक एक करके चीजें लेती जाऊंगी, आपको ज्यादा पकाऊंगी नहीं। सबसे पहली बात, एएफएम इज एन एक्सटेंशन ऑफ योर एफएम पेपर, ऐसा माना जाता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं चेंज करूंगी स्टेटमेंट को। एएफएम इज एन एक्सटेंशन ऑफ योर रिस्क मैनेजमेंट पार्ट विच यू स्टडीड अंडर योर एफएम पेपर। यानी कि एएफएम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ समथिंग एल्स विच यू डोंट थिंक ऑफ। आपने एफएम में वर्किंग कैपिटल पढ़ा था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ा था, कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ा था, वो यहाँ पे कैलकुलेटेड नहीं होगा ज्यादा। यहाँ पे ज्यादा एम्फोसिस होगा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पे प्लस कुछ बिजनेस वैल्यूएशंस पे यानी एक्विजिशंस पे, और तीसरा रिस्क मैनेजमेंट पे। तो अगर देखा जाए तो पूरे के पूरे सिलेबस को हम दो तीन एरियाज में बांट सकते हैं, जिसमें आप एक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल ले सकते हैं, एक रिस्क मैनेजमेंट ले सकते हैं और एक बिजनेस वैल्यूएशन ले सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको आपका सिलेबस दिखाती हूँ कि सिलेबस में क्या क्या है, कितने चैप्टर्स हैं और कैसा दिखता है। मैं स्क्रीन सामने लेके आ रही हूँ, जस्ट कंफर्म इफ यू ऑल कैन सी इट। बताओ क्या कैप्लिन की स्टडी टेक्स्ट सामने आई? हाँ। ठीक है। जून 2024 तक की बुक आपको क्यों दिखा रही हूँ? क्योंकि मार्केट में नए वाली बुक की थोड़ी सी स्कैरसिटी हो रही है, स्पेसिफिकली व्हेन इट इज हार्ड कॉपी। तो 2024 की बुक अगर आपको मिल रही है, चाहे हो सकता है आपके फ्रेंड से मिल रही हो, आप इसको ले लेना, क्योंकि मैं आपको चेंजेस दिखाऊंगी कि इसके सिलेबस में चेंजेस क्या है, उसके बेसिस पे क्या हम जून 24 तक वाली बुक ले सकते हैं, वो अभी आगे चल के बताऊंगी। सबसे पहले आपको सिलेबस से मिलवाती हूँ। मोर और लेस द सिलेबस इज नॉट वेरी बिग। आइडियली करने के लिए आपके पास 14 चैप्टर्स ही हैं। अब इनको डिस्ट्रीब्यूट करना चालू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 से लेकर 1 भी छोड़ो, चलो चैप्टर नंबर 2, 3, ये दोनों बात करेंगे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की, यानी कि एनपीवी मेथड यूज करके कुछ कैलकुलेशन करने की, जो एग्जाम में आएगा ही आएगा। दूसरी चीज आएगी फाइनेंसिंग डिसीजन, यानी आपको अगर बिजनेस के लिए कैपिटल रेज करनी है तो कैसे रेज करनी चाहिए। एफएम का चैप्टर 15 कुछ कुछ यहाँ पे आएगा, इस्लामिक फाइनेंस फिर से आएगा। उसके बाद में डिविडेंड डिसीजन लेते हुए बहुत इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, वो सब यहाँ आएगा। देन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगी। लेकिन अभी जैसा मैंने कहा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर पे इस पे एक बड़ा इंडिपेंडेंट क्वेश्चन नहीं आता, रादर इसको स्मॉलर पीसेस में क्वेश्चन यूज करके पूछता है। इसके बिट्स एंड पीसेस आते हैं। जैसे आपको अगर क्वेश्चन बोलेगा कि भाई इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के लिए रेट एप रेट यूज करो, यानी आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी निकालनी होगी और फिर उसका इन्वेस्टमेंट अप्रेजल भी करना होगा। अगर सिर्फ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन पूछेगा, 4-5 नंबर की पूछेगा, या फिर अगर ज्यादा की पूछेगा तो उसको किसी और चीज के साथ लगाएगा। यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने में इंडिपेंडेंटली 20-25 नंबर नहीं बनते, एनालिसिस के साथ बनता है ये पेपर। मैं वो भी आपको सैंपल दिखाऊंगी कि एनालिसिस का मतलब क्या है। अब नेक्स्ट पे आती हूँ, ऑप्शन प्राइसिंग, रिस्क मैनेजमेंट, हेजिंग, हेजिंग इंटरेस्ट रेट रिस्क। चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11, ये चारों के चारों रिस्क मैनेजमेंट का पोर्शन है, जिसमें से फॉर श्योर 30-35 मार्क्स का पेपर आता है। ये 30-35 मार्क्स इज अ मिक्स ऑफ कैलकुलेशन प्लस राइटिंग थ्योरी एंड एक्सप्लेनिंग योर एग्जाम्पशंस। तो बहुत सारी चीजें इसमें ऐसा नहीं होंगी एएफएम में कि पूरा कैलकुलेटिव भी होगा, डिस्क्रिप्टिव भी होगा। अभी आपको एक पेपर में दिखा दूंगी कि डिस्क्रिप्टिव कितना आता है, कैलकुलेटिव कितना आता है। देन कम्स योर बिजनेस एक्विजिशंस, वैल्यूएशन और कॉर्पोरेट फेलियर। कॉर्पोरेट फेलियर रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि जब बिजनेस फेल होता हो तो हमें ऑल राउंड चेंजेस कुछ बिजनेस में करने पड़ते हैं। इनमें से कई चीजें बहुत कम पूछी जाती है एग्जाम में, लेकिन फिर भी मैं ये बोलूंगी कि सबसे पहला उसूल, सबसे पहला रूल जो आपको बनाना है एएफएम के लिए,
दैट इज प्लीज डू नॉट लीव एनी टॉपिक, कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। बिल्कुल पास्ट में ये देखा गया है, जब एक ही छोटे से टॉपिक में से देयर हैज बीन अ बिग क्वेश्चन ऑफ 15 और 20 मार्क्स। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसमें किस तरह का दिखता है क्वेश्चन। ये एग्जाम किट आपके सामने अभी दिख रही है क्या? एग्जाम किट आई सामने? नहीं आई? आप बताओ, एग्जाम किट सामने है? यस मैम। ठीक है, ओके। चलो, तो एग्जाम किट से एक क्वेश्चन सैंपल आपको दिखाती हूँ कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, विच इज अ मिक्स ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। Now let's see, this is a March June 2016 का क्वेश्चन। ए 12 मार्क्स का यहाँ पे कैलकुलेटिव आएगा, लेकिन पूरे 12 मार्क्स कैलकुलेशन पे नहीं है, डिस्कशन पे भी है। फिर से डिस्कशन, सी पार्ट, फिर से डिस्कशन, और उस पे मिलेंगे प्रोफेशनल स्किल मार्क्स। यानी 25 मार्क्स के क्वेश्चन में सबसे पहली चीज तो ये समझना, 20 मार्क्स आपके टेक्निकल नॉलेज के लिए, 5 मार्क्स प्रोफेशनल मार्क्स है। ये क्या मार्क्स होते हैं ये मैं बताती हूँ। तो 20 मार्क्स का टेक्निकल है, जिसमें से भी आप देखोगे ये 3 और 5 तो क्लियरली राइटिंग पे बेस्ड है, यानी 8 मार्क्स का। यहां से भी 2-3 नंबर निकल जाएंगे जो राइटिंग पे बेस्ड होंगे। यानी इन अ 20 मार्कर क्वेश्चन 10 मार्क्स रिलेट टू कैलकुलेशन, 10 marks relate to discussion. AFM is all about this only. Approximately 50-50% का वेटेज होता है कैलकुलेशन एंड एक्सप्लेनेशन का। एंड दिस एक्सप्लेनेशन इज नॉट अ मग्ड अप एक्सप्लेनेशन कि हमने लर्न किया और हमने डाल दिया। दिस एक्सप्लेनेशन विल बी इन मोस्ट ऑफ द केसेस लिंक टू द केस ऑफ द क्वेश्चन। ये आपकी एप्लीकेशन जज करेंगे, बट इन राइटिंग फॉर्म। तो एएफएम को क्रैक करने में दिक्कत वहां बच्चों को आ जाती है जहां पे उनको एक्सप्लेनेशन हैंडल करना नहीं आता। नाउ कमिंग बैक टू पेपर, तो इसका मतलब आप 80 मार्क्स का ही दे रहे हो, क्योंकि इस पेपर में प्रोफेशनल स्किल मार्क्स 20 हैं। यानी पेपर आपकी टेक्निकल नॉलेज पे सिर्फ 80 मार्क्स का ही है। तो 20 मार्क्स टेक्निकल मार्क्स, क्या मतलब हुआ इस बात का? प्रोफेशनल स्किल मार्क्स ये क्या है? एट द प्रोफेशनल लेवल आपको अपने प्रोफेशनल स्किल्स पोर्ट्रे करनी होती है अपने एग्जाम्स में। इन स्किल्स में आपको दिखाना पड़ेगा कि आपको पता है कि रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की, यानी रिक्वायरमेंट करेक्टली एड्रेस होनी चाहिए, प्रॉपर फॉर्म में होनी चाहिए। यानी अगर उन्होंने रिपोर्ट बोली है तो आपको रिपोर्ट बनानी है। उन्होंने इवैल्यूएशन मांगा है तो आपको इवैल्यूएट करना है, 2 प्रोजेक्ट्स में से कौन सा अच्छा है, इवैल्यूएशन होना चाहिए। अगर उन्होंने बोला है डिस्कस करो तो डिस्कशन करना चाहिए। अगर उन्होंने एडवाइस बोला है तो आपको एडवाइस देनी है। दैट मीन्स कम्युनिकेटिंग व्हाट द एग्जामिनर वांट्स। दैट्स वन ऑफ द प्रोफेशनल स्किल्स। हालांकि आपको फोल्डर में प्रोफेशनल स्किल्स पे सेशन मिलेगा, लेकिन ऊपर ऊपर का छोटा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर क्वेश्चन ने बोला है कि एनालिसिस करो तो एनालिसिस दिखना चाहिए आपके आंसर में, दैट यू आर एनालाइजिंग, यू आर यूजिंग सम नंबर्स गिवन इन द क्वेश्चन टू टेक आउट सम इंफॉर्मेशन व्हिच इज नॉट डायरेक्टली अवेलेबल। फिर बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, जो क्वेश्चन ने इंफॉर्मेशन दी है वही एग्जामिनर को पकड़ा देते हैं। अरे समथिंग व्हिच द एग्जामिनर हैज गिवन, यू डोंट हैव टू टेल दैट, गिव अ न्यू इंफॉर्मेशन। दैट इज एनालाइजिंग। With a given set of data, give some new results. This is analysis or evaluation. Evaluation is कि दोनों में से कौन से वाले बेटर है, बेटर ऑप्शन रहेगा। तो किसी को भी इवैल्यूएट करना होगा, किसी को एनालाइज करना होगा, और इसको सही तरीके से प्रेजेंट करना will fetch you professional skill. सॉरी, ओके, ठीक है। तो प्रोफेशनल स्किल मार्क्स इस पेपर में 20 होंगे और आपके टेक्निकल नॉलेज पे बेस्ड मार्क्स होंगे 80। सिलेबस मैंने आपको दिखाया। इस सिलेबस को मैंने बांटा है 3 अलग अलग मॉड्यूल्स में।
मॉड्यूल 1 जिसमें चैप्टर्स आएंगे 1 से लेकर 7 तक। बेसिकली वो वाले चैप्टर्स जो आपने कहीं तो एफएम में पढ़े थे, लेकिन बड़े ज्यादा मार्क्स सिंपल कैलकुलेशंस पे उम्मीद मत लगाना, इसमें डिस्कशन पक्का चाहिए होगा, दैट टू रिलेटेड विद द केस। ये मैंने बनाया है मॉड्यूल 1, यानी चैप्टर नंबर 1 से लेकर 7 जो आपस में रिलेटेड है, इनको हम मॉड्यूल 1 बोलेंगे। चैप्टर नंबर 8 से लेकर 11 तक दिस इज मॉड्यूल 2, जिसको मैं रिस्क मैनेजमेंट का मॉड्यूल बोलती हूँ। यहां पे आप एक बिजनेस के रिस्क को हेज करने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखना, हेजिंग का मतलब क्या होता है? लॉस होने से बचाना। इसका मतलब प्रॉफिट कमाना बिल्कुल नहीं होता है। There is a difference between hedging and speculation. Speculation is done to make profits. Hedging is done to save a company from losses. हम यहाँ पे hedging की बात कर रहे हैं। प्रॉफिट हो गए, फायदा हो गया तो हमारी किस्मत है, लेकिन हमारा इंटेंट प्रॉफिट कमाना नहीं था, हमारा इंटेंट था कंपनी को लॉस से बचाना। लॉस से बचना चाहिए, फायदा हो चाहे नहीं हो, वो हमारा काम नहीं है। दैट इज हेजिंग। नाउ दिस इज अ पोर्शन जिसमें बहुत स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है, बिकॉज हेजिंग इज नॉट एवरीबॉडीज गेम, इट्स नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी। तो इसके तरीके, इसको हैंडल करने के दो तरीके हो सकते हैं। नंबर 1, इफ यू डू नॉट लाइक दैट कंटेंट, then you need to understand it once and then create steps to do questions. एक बार तो आप समझ जाओगे कि ठीक है ये ऐसे ऐसे हो रहा है, लेकिन हर बार जब आप क्वेश्चन करोगे तो समझने की अगर आपने कोशिश की, मोस्ट लाइकली आप उसी टाइम कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम इस पर्टिकुलर पोर्शन को करने के लिए कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर स्टेप्स में क्वेश्चंस को करेंगे। ये स्टेप्स में क्वेश्चन एग्जामिनर भी आपसे एक्सपेक्ट करता है। मैं आपको इसका भी एक सैंपल दिखाती हूँ। एग्जामिनर भी चाहता है कि आप क्लियर कट स्टेप्स में काम करें, सो दैट द मार्क एलोकेशन बिकम्स इजी। मैं आपको इसके एक दो सैंपल्स दिखा देती हूँ ताकि आप इसके डर से थोड़ा सा बचे हुए रहो। ये इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो यही आपको हर क्वेश्चन में तकरीबन दिखेंगे। इंटरेस्ट रेट गिरेगी तो भी आपको यही दिखेगा। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में दिखाऊं, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट कम होगी, तो हम एक्सरसाइज प्राइस लिखते हैं, फ्यूचर्स प्राइस लिखते हैं, प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं। मोर और लेस यही चीजें आपको हर जगह दिखेंगी। यहाँ पे देख लो, चाहे यहाँ देख लो, एक्सरसाइज प्राइस लिखी हुई है, फ्यूचर्स प्राइस लिखी हुई है, प्रीमियम लिखा हुआ है। यानी मैं क्लास में, जो आपको क्लास मिलेगी उसमें इसका प्रोसेस समझाया हुआ होगा। अब इस प्रोसेस को बार बार क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट मत करना, मोर लाइकली आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। क्योंकि ये प्रोसेस जब असल में इंडिविजुअल्स करते हैं ना, तो वो इसमें हैबिचुअल हो जाते हैं कि फटाफट फटाफट उनके हैबिट में आ जाता है। If you try to apply your mind too much, you will spend more time doing this. Number 2, it's more likely कि वो आपको कंफ्यूज कर जाएगा। ये ऐसा होता है जब हमने a प्लस बी होल स्क्वायर किया था, उसको एक बार डिराइव किया था, लेकिन हर बार डेरिवेशन के बेसिस पे तो एप्लीकेशन नहीं करोगे ना क्वेश्चन में। इट हैज टू बी डायरेक्ट, इट्स a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आप बार बार डिराइव करने वाले फंडे में नहीं जाओगे। तो यहाँ पे भी आपको यही रूल कैरी करना है कि मैं एक बार कॉन्सेप्ट समझ के फिर स्टेप एप्लीकेशन करूंगा। ये वाला स्टेप हम क्यों कर रहे हैं, फिर ये वाला स्टेप क्यों इसके बाद आ रहा है, दिस विल बी डन वंस। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं जिनमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए क्योंकि वो हर क्वेश्चन में अपना दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं। कई चीजें प्रोसीजर से करना ज्यादा बेटर होता है, रादर देन अप्लाइंग योर माइंड एवरी टाइम।
इनको हैंडल करने पे मैं आपको टाइम टाइम पे गाइड करती रहूंगी कि कैसे हैंडल करना है। फिर तीसरा जो मैंने मॉड्यूल बनाया, दैट तीसरा मॉड्यूल रिलेट्स टू योर एक्विजिशन। यानी कि अब हम बात करेंगे कि भाई एक्विजिशन और बिजनेस वैल्यूएशन ये कैसे हो। तो उसके लिए आपको दिखेगा मॉड्यूल 3, एंड मॉड्यूल 3 विल बी दिस, चैप्टर नंबर 12, 13 एंड 14। तो पूरे सिलेबस को 3 अलग अलग टुकड़ों में पढ़ना है, जिसमें से सबसे खतरनाक जो टुकड़ा है 8, 9, 10 और 11 वाला, इस पे मैंने सेशंस भी सबसे ज्यादा दिए, टेस्ट्स भी सबसे ज्यादा दिए। तो तुम लोग इसकी चिंता मत करना कि ये कैसे होगा, आराम से हो जाएगा। लेकिन पैनिक नहीं करना, मैं जैसे करती बोलती जाऊं वैसे करते जाना। अब सिलेबस से रिलेटेड किसी को कोई दिक्कत है? 80 मार्क्स का पेपर है और 20 मार्क्स प्रोफेशनल स्किल मार्क्स है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बताओ। यस मैम। ठीक है, अब आ जाते हैं हम कैसे चलेंगे इस पे। अच्छा, बिफोर आई गो अहेड विद हम कैसे चलेंगे, एक बार सिलेबस चेंज देख लेते हैं। सो दिस इज योर वेबसाइट। ये आपके पास AFM का मैंने ऑलरेडी पिक्चर खोल के रख रखी है, जहां से हमें देखना है सिलेबस। क्या हम 2024 वाली बुक यूज कर सकते हैं? उसका जवाब मिलेगा यहां से। एक मिनट, हाँ थोड़ा सा अकेले की तरह चल रहा है। ओके, सीधा समरी पे पहुंचते हैं। समरी ऑफ चेंजेस, हाँ गॉट इट बाबा, गॉट इट। समरी ऑफ चेंजेस क्या बोलते हो समरी ऑफ चेंजेस के लिए? हियर इज द समरी ऑफ चेंज। सो अगर बिल्कुल लेटेस्ट बुक नहीं मिल रही है, चिंता की बात नहीं है, तुम्हें मैंने दिखा दिया सामने खोल के। ठीक है, देयर इज नो चेंज। हाँ, इससे पहले ग्रीन फाइनेंस नाम का एक टॉपिक आया था, दैट वाज एन एडिशन टू द सिलेबस दैट आई हैव ऑलरेडी क्लब्ड इन योर क्लासेस। ओके, गॉट इट? समझ गए क्या मेरा इशारा? भाइयों समझ गए क्या? ओके, नाउ दिस इज योर शेड्यूल। अब देखो क्या है यार कि थोड़ा सा हम मार्केटिंग में तो मार खाते ही खाते हैं, लेकिन इस बार मैंने कुछ ड्रास्टिक चेंज किया है अपने सिस्टम्स में। ये कि मुझे किसी की हेल्प चाहिए टू हैंडल यू ऑल, टू असिस्ट यू ऑल। तो मुझे एक तुम लोगों से ये भी फेवर चाहिएगा कि आप लोग एक्सेप्ट करें इस बात को, इफ आई कीप ऑन टेकिंग ऑल दी सेशंस आई वोंट बी एबल टू गिव यू एडिशनल सपोर्ट। तो इस बार मैंने 2 एडिशनल सेशंस ऐड किए, और वो 2 एडिशनल सेशंस एक ट्रेंड ट्रेनर को हैंड ओवर करूंगी। पर्पस क्या है वो भी बताती हूँ। ये ट्रेनर कौन है? ACCA क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस्ड है। डरो नहीं, मेरे कोई स्टूडेंट नहीं है, ठीक है। ही इज एक्सपीरियंस टेकिंग क्लासेस करंटली। ही विल बी असिस्टिंग मी फॉर 2-3 सेशंस। मैं 2-3 क्यों बोल रही हूँ? मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं चारों के चारों सेशंस लूं, लेकिन इसमें से हो सकता है मुझे एक सेशन और उनको देना पड़े। मैं रीजन बताती हूँ क्यों। मैंने अपने लिए ये 4 सेशंस रखे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 8 to 12 मैं उनको नहीं देना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है कि अलग अलग टीचर्स का रिस्क मैनेजमेंट समझाने का तरीका अलग अलग होता है। अगर इस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए मैं किसी और को लेके आती हूँ, तो उसमें बहुत बड़े चांसेस हैं कि आपके लिए वो डैमेजिंग हो जाए, सपोर्ट की बजाय उल्टा डैमेज हो जाए। तो मैं चैप्टर नंबर 8 to 11 इससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं, जो भी प्रैक्टिस है, वो मैं कराऊंगी। वो मैं किसी को हैंड ओवर नहीं कर सकती। लेकिन अब बाकी चैप्टर्स हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में कोई दिक्कत आ रही है, बिजनेस एक्विजिशन में कोई दिक्कत आ रही है, कोई थ्योरी का पोर्शन समझ में नहीं आ रहा है, उनके लिए वी कैन टेक द हेल्प ऑफ अ फैकल्टी। नाउ अनदर थिंग, व्हाट अनदर सिस्टम इज चेंज्ड इज, now the problem sessions will not be restricted to problems only. I would like to ensure कि तुम लोग पढ़ रहे हो, correct technique use कर रहे हो, and you are regularly doing the practice of your paper. तो इसके लिए क्या करना होगा? सेशन एक ही होगा। आप कुछ तो अपनी प्रॉब्लम्स व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं मुझसे, हर टाइम नहीं, मैं कोशिश करूंगी कि मैं उनको जवाब दे दूं।
तो जहां तक हो सकेगा जवाब दूंगी। जिन क्वेश्चंस पे लगेगा कि ये लंबा है और क्लास में ही देखना पड़ेगा तो उसको क्लास में देखूंगी। लेकिन क्लास होने के बाद में कुछ एक्टिविटी क्लास में भी करेंगे। It can involve some quiz. It can involve some oral questions which I will ask to you. It can involve some conceptual preparation कि इसको प्रिपेयर करके आना, मैं कल इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगी। उससे थोड़ा सा ये फायदा होगा, तुम लोग क्या कर रहे हो वो मुझे पता रहेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर 2-3 सेशंस भी सर ने ले लिए, मतलब जो मेंटर होंगे अगर उन्होंने ले लिए, मुझे टाइम मिल जाएगा तुम लोगों के लिए कुछ और चीज क्रिएट करने का। यानी कि मोर टेस्ट्स, मोर क्विजेस, मोर कैलकुलेटिव थिंग्स वो मैं क्रिएट कर पाऊंगी। एंड यू कैन सी दिस विद वन एडिशनल टेस्ट बीइंग पुट हियर। जो रूटीन टेस्ट्स में 4 लेती थी अब 5 लेंगे, क्योंकि मुझे वहां से जो 2 घंटे बच जाएंगे उन 2 घंटों पे मैं तुम्हारे लिए कुछ डेवलप करने पे यूज करूंगी, इंक्लूडिंग द चेकिंग पार्ट। सेशंस में द फैकल्टी विल आल्सो मेक यू डू सम क्वेश्चंस। जैसे वो आपसे एक छोटा सा कैलकुलेटिव पार्ट पूछेंगे, भाई फटाफट से इसको कैलकुलेट करके आंसर बता दो। क्वेश्चन मेरा ड्राफ्टेड होगा बट इंप्लीमेंटेशन वो करेंगे। बिकॉज हर जगह हर पेपर में मेरा होना मुश्किल है, बट आई स्टिल वुड लाइक टू मॉनिटर ऑल ऑफ यू कि तुम लोग पढ़ क्या रहे हो, कहाँ पे दिक्कत आ रही है। एंड देन द फैकल्टी विल गिव मी अ रिपोर्ट कि मैम बच्चे कंसिस्टेंटली इस चीज में अटक रहे हैं, तो उसके ऊपर फर्दर एक और टेस्ट बनाऊंगी विद सम स्मॉल एक्सप्लेनेशन कि देखो इस चीज को ऐसे एड्रेस करो। इन सब चीजों के लिए मुझे टाइम चाहिए। फॉर दैट आई एम इंट्रोड्यूसिंग अ फैकल्टी हु इज क्वालिफाइड। तो मैं तुम लोगों के पास यहाँ पे डाउट में क्यों आ रही हूँ कि हो सकता है तुम लोगों को इन 2 सेशंस में से एक और में मेरी जरूरत ना पड़े, क्योंकि उसमें चैप्टर नंबर 8 to 11 की प्रॉब्लम्स ही नहीं हो, या हो सकता है दोनों में से ही तुम्हें प्रॉब्लम्स ना आए। तो यहाँ पे मैं सर को कुछ तुम लोगों की प्रॉब्लम एरियाज के हिसाब से क्वेश्चंस ड्राफ्ट करके भेजूंगी कि प्लीज आप बच्चों से ये प्रैक्टिस कराओ, ताकि मेरा फिर 1 घंटा बच जाए और उस 1 घंटे में मैं फिर से तुम लोगों की नीड स्पेसिफिक कुछ चीज बना सकूं। तो मेरी प्रेजेंस तुम लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे छोटी छोटी ऑडियोज, छोटी छोटी वीडियोस के रूप में ज्यादा देखोगे एज कंपेयर टू इन्वेस्टिंग 1 hour इन अ लाइव सेशन वेयर आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि तुम लोगों की वन ऑन वन बेसिस पे नीड क्या है। तो मैं जनरल बेसिस पे आके पढ़ाने की बजाय कोशिश ये करना चाहूंगी कि जहां पे जरूरत है मैं उस चीज को एड्रेस करूँ। और अगर ये लगा कि नहीं सब कुछ ठीक जा रहा है, कोई चीज ऐसी वीक जा नहीं रही है, वैसे ऐसा होता नहीं है कि मेरा कुछ भी वीक नहीं जा रहा है, तुम सब में से किसी ना किसी की कोई दिक्कत होगी। लेट सपोज किसी को हेजिंग नहीं आ रही है, मनी मार्केट नहीं समझ में आ रहा है, मतलब उस बच्चे के लिए मुझे मनी मार्केट के कुछ और क्वेश्चंस क्रिएट करने होंगे, उनको मैं क्रिएट करूंगी, वो प्रैक्टिस करवाएंगे सर। और फिर तुम वापस जहां अटक रहे होगे वहां फिर मैं तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप में छोटी सी वीडियो डालूंगी कि भाई श्रुति इसको ऐसे हैंडल करो। इसके लिए आई नीड दिस सपोर्ट फ्रॉम योर साइड, क्योंकि ये एक्सेप्टेंस तुम लोगों की तरफ से आना मेरे लिए अभी बिगेस्ट चैलेंज हो रहा है। क्योंकि मैं अगर 6 क्लासेस लेने की कोशिश करती हूँ तो फिर मैं टेस्ट की गिनती बढ़ाने में काम नहीं कर पाऊंगी। आई विल बी स्पेंडिंग मोर देन 12 टू, क्योंकि 1-1.5 घंटा चलता है हर प्रॉब्लम सेशन, तो मेरे 12 से 13 घंटे इसमें चले जाएंगे। आई वॉन्ट कि मैं इसमें टाइम बचा के अगर 5 घंटे भी निकाल सकूं तो 5 घंटे में तुम सबकी नीड की बेसिस पर आई कैन क्रिएट समथिंग एडिशनल। ठीक है, दैट्स द होल आइडिया। सो इसमें मैंने इसीलिए सामने नाम भी लिख दिया कि ये मैं ही लूंगी, ये प्रॉब्लम्स तुम्हें मेरे लिए पास करनी है, किसी और के लिए नहीं। और इनकी प्रैक्टिस भी करानी होगी तो मैं ही कराऊंगी, सो दैट द अप्रोच ऑफ हैंडलिंग हेजिंग डजंट चेंज। तो ये जो 2 एडिशंस थे, एक प्रॉब्लम सेशंस या प्रैक्टिस सेशंस बढ़ना, दूसरा रूटीन टेस्ट्स बढ़ना। रूटीन टेस्ट में भी तुम देखोगे ना, मॉड्यूल 2 जो हेजिंग वाला है मैंने इसको 2 टेस्ट एलोकेट किए, बिकॉज दिस इज यूजुअली अ फियर फैक्टर फॉर एवरीवन। ये 2 लेने ही लेने हैं मुझे। मैं जब भी आऊंगी क्लास में तुम लोगों को थ्योरी का एक क्वेश्चन मैं जरूर कराऊंगी, बिकॉज 50 मार्क्स इज रिलेटेड टू राइटिंग एंड थ्योरी। वो मुझे हर बार कराना ही पड़ेगा व्हेन एवर आई एम कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। ये सारा का सारा प्लान ऑफ एक्शन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, इसको पूरे कैलेंडर को मैंने इस तरह से भी डाल दिया है ताकि तुम लोगों को कंफ्यूजन नहीं हो कि किस दिन क्या है। ये सारी डेट्स के हिसाब से अब आपको अपना कैलेंडर बुक करना है। एक थोड़ा सा ना फीचर यूज करना चालू करो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ, हालांकि तुम बच्चे हो सकता है यूज करते भी हो, मैंने तो अभी यूज करना चालू किया है। गुड़िया ने बुढ़ापे में आके कुछ चीजें सीखी है। आई शो यू, जस्ट क्रिएट अ कैलेंडर फॉर योरसेल्फ। क्योंकि मैं इस बार ना चीजें बहुत भूल गई थी, क्योंकि इतनी चीजें एक साथ चलती थी और मैं पेन पेपर पे लिखने की आदी थी,
Now this time I have created something like this. Wait. ये दिखा, कुछ दिख रहा है? एक मिनट रुको। अब देखो, लाइट तेज आ रही है क्या सारा? कैन यू सी समथिंग? कुछ नजर आ रहा है? ये मेरा कैलेंडर है कि किस दिन पे क्या 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 चीजें हैं। कैन यू ऑल सी? दिख रहा है तुम्हें कुछ? कुछ कुछ दिख रहा है, ब्लर है बस थोड़ा। ब्लर दिख रहा है, ओके। मतलब कहने का मतलब ये है कि क्रिएट अ कैलेंडर इन योर फोन लाइक दिस। एक मिनट, लाइट तेज, मैंने शायद मेरी ना वो उसकी लाइट, कैमरा लाइट की वजह से हो रहा है। ये मैंने डेट्स पे अलग अलग चीजें डाली हुई है। अब थोड़ा सा दिख रहा है बैंड करके? हम्म। ठीक है। सो ये इससे फायदा हो जाएगा कि आपका फोन आपको याद दिलाने लग जाएगा कि एग्जैक्टली आपको कब क्या चीज करनी है। इशिका, तुम्हारी आवाज सुन के मुझे इशिका जैन याद आ रही है। नहीं, इशिका सिंगल मैं पढ़ रही थी पहले बीच में। इशिका, मेरे पास ना 5 से 6 इशिका थी, तो मुझे वो वाली इशिका याद आ गई। उसकी आवाज भी बड़ी ना ऐसी थी, सॉफ्ट सी। नहीं, चल, मैंने आई थिंक सारी पेपर्स पढ़े हैं वैसे तो। ओके ओके, चलो। तो इस पूरे कैलेंडर को मैं अब भी आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। ये कैलेंडर आप लोग नोट करके रखोगे। अब एक चीज और, इसमें मेरा एक और रोल बीच में आएगा, जिसमें से तुम सब में से एक जने को क्लास मॉनिटर बनना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे रखा है कि 6 जुलाई तक आपको मॉड्यूल 1 कर लेना है, चैप्टर 1 से लेकर 7 तक। मैं इसमें 5 एग्जाम किट के क्वेश्चंस बताऊंगी, वो भी प्रैक्टिस करना। ये 1 to 7 क्लासेस सुनना है और नोट्स दिमाग में बैठाना है, प्लस एग्जाम किट के 5 क्वेश्चंस करना है, वो मैं बताऊंगी आप लोगों को। तो अप्रोक्सीमेटली मुझे इस डेट से 3-4 दिन पहले एक बार याद दिला देना। वैसे मैंने अपने कैलेंडर में लिख लिया है, पर फिर भी तुम लोगों के याद दिलाने से ये हो जाएगा कि मैम हम इसको कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैं अप्रोक्सीमेटली 2 जुलाई के आसपास 5 क्वेश्चंस बनाऊंगी आपको कि ये 5 क्वेश्चंस एग्जाम किट के करके आना, ताकि इस पर्टिकुलर इन 7 टॉपिक से रिलेटेड कोई चीज तुम्हें एग्जाम किट की भी करनी आए लास्ट में। ठीक है, एग्जाम किट तुम कर लोगे, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा बाय 3rd of August। प्रॉब्लम्स 3rd August वाले जो प्रॉब्लम सेशन है उसमें आपके सारे चैप्टर्स डन हो जाएंगे। तो ये तो स्टडी टेक्स्ट का मैटर है, लेकिन यहीं के साथ साथ हम 20 एग्जाम किट के क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लें। कैसे? पहले सेशन के टाइम तक 5, दूसरे सेशन के टाइम तक फर्दर 5, तीसरे सेशन के टाइम तक फर्दर 5। वैसे ये वीकली सेशंस हैं तो तुम 5 नहीं कर पाओगे, तो एटलीस्ट 3-3 तो करोगे। तो एटलीस्ट 15-16 क्वेश्चंस ना हम 3rd August से पहले पहले करके बैठ जाएंगे। उसके बाद में सिर्फ एग्जाम किट करनी रहेगी, फिर मैं अपने आप बताऊंगी कि अब एग्जाम किट करने का अप्रोच क्या है। ठीक है? इज द प्लान क्लियर टू एवरीवन? बोलो 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 बोलो। एंड आई हैव रिटन द डेट्स आल्सो, कि डेट्स के साथ में डे, टेस्ट सैटरडे आ रहा है, सेशन सारे सैटरडे डाल दिए मैंने, बिकॉज पी लेवल का बच्चा रेयरली ऐसा होता है कि रात को भी तुम लोग फ्री नहीं होते हो, वो क्लास बेकार हो जाती है फिर, इसलिए मैंने सैटरडे डाली है। बट प्लीज, if somebody has not joined or if somebody has joined but do not want any other faculty to take even one session, we are ready to give you back the fees। बट इसके पीछे आइडिया यही है कि यार मुझे 1-on-1 तो बच्चों पे अलग अलग पे काम करना जरूरी है। तो अब ये पी लेवल के टाइम पे ना ये जनरलाइज्ड अप्रोच मैंने देखा है कि बच्चे पास हो रहे हैं, दैट्स फाइन, द रिजल्ट इज कमिंग गुड, बट एंड ऑफ द डे इट कैन बी बेटर। वो उसको अभी दिख रहा है मुझे कि इसको थोड़ा बेटर कर सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा बेटर करते हैं। और मुझे टाइम मिलने से यही फायदा होगा कि मुझे पता है कि तुम लोगों को मेरे क्लास के फोल्डर में क्या चीज मैं ऐसा डालूं जिससे इंप्रूवमेंट आएगा। आई कैन नॉट आउटसोर्स दिस थिंग कि भाई ये क्वेश्चन डेवलप करके दो, नोबडी विल डू दैट। आई कैन डू दैट बिकॉज आई नो कि मेरे सेशन में मैंने क्या चीज कैसे पढ़ाई है, उसी से मोल्ड करके मुझे क्या बनाना है। सो दिस आई विल हैव टू डू, फॉर दैट आई नीड टाइम, एंड दिस टाइम सपोर्ट कैन कम फ्रॉम द फैकल्टी। और अगर इनकी अडेप्टेबिलिटी अच्छी आ जाती है, आई एम हैप्पी टू गिव अनदर सेशन ऑन दिस थिंग। यानी 6 के अलावा मैं 7 सेशन भी डाल सकती हूँ, मुझे 1% भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो आ जाएगी। आई मीन वी हैव ट्राइड द फैकल्टी फॉर FM
and students really liked him. FM, FR तो दोनों में ही अच्छा response रहा उनका. So that's absolutely good to go, and he will just make you practice what I have asked him to do. तो छोटी मोटी प्रॉब्लम सॉल्विंग को करा देंगे, प्लस एक मेरे लिए ये ऑलरेडी तैयार करके रिपोर्ट बना देंगे कि कौन बच्चा कहाँ अटक रहा है, एंड आई विल स्टे अश्योर्ड कि टीचर की आंखों के सामने स्टूडेंट ने प्रैक्टिस करी. तो मुझे ये 2-3 श्योरिटीज के लिए जो बोलते हैं ना, आई नीड सम हैंड्स टू वर्क फॉर मी. दीज फैकल्टीज शुड टर्न आउट टू बी माय हैंड्स नाउ. ठीक है, मॉक्स और टेस्ट वो मैं चेक करूंगी, क्योंकि वहां थोड़ा सा पेपर कोई अच्छे से चेक नहीं करता. आई हैव टू चेक दैट. ठीक है, सो आई विल चेक देम. ये वैसे तुम सारे बच्चे मेरे पुराने स्टूडेंट्स हो, एक दो को छोड़ के नहीं, सारे ही मेरे पुराने स्टूडेंट्स हो. तो यू ऑल नो दिस की पेपर चेकिंग कभी भी बाउंस बैक नहीं होती है. इट्स नेवर लाइक दैट कि पेपर चेक नहीं होगा. पेपर बिल्कुल चेक होंगे, सारे टेस्ट भी चेक होंगे. ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो बताओ. एनीथिंग विच इज कंफ्यूजिंग यू. बुक मैंने तुम्हें बोल ही दिया, इवन 24 की मिलती है तो भी चलेगी. हाँ, क्लास फोल्डर दिखाना था, सॉरी, क्लास फोल्डर दिखाती हूँ. सो दिस इज द वेबसाइट. लॉग इन कर लो एज अ स्टूडेंट. लॉग इन, देन रीच द फोल्डर ऑफ AFM एंड सी. तो यहां तो आपको दिखेगा ये प्लानर जून का, इंट्रोडक्शन टू AFM. यहाँ पे बेसिकली आपको समझ में आएगा कि पेपर का पैटर्न क्या है. फिर ये चेंजेस वाले देखो तो देखना, वरना मत देखना. ये मैंने इसलिए डाले थे कि बच्चों को, कईयों को लगा था कि मैम सिलेबस चेंज हुआ तो वो डाल दिया. ये इससे पता चलेगा कि डाल दिया. ठीक है, तुम्हें ना भी देखना हो तो मत देखो. दी फोल्डर इज अपडेटेड. देन कम्स ये प्लानर. अब हो जाएगा आप लोगों का प्लानर, प्लस यहीं पे ओरिएंटेशन भी आ जाएगा. ये चैप्टर वाइज आपको सारे चैप्टर्स दिख जाएंगे, 9, 10, 11. अब इनके नोट्स का है, इनके नोट्स इनके साथ ही है ये. ठीक है, हर चैप्टर के नोट्स उनके साथ ही हैं. सबसे पहले आपको इन नोट्स का प्रिंट आउट लेना है, एक बुकलेट बना लेनी है, और उस बुकलेट को यूज करते हुए अब पढ़ना है आने वाले 2 मंथ्स. जहां जहां पे भी लगे कि मुझे ये चीज नोट्स में ऐड करनी है, ऐड इट. जहां लगे कि यार ये तो मैंने खामा में डाला हुआ है, हटा दो स्लाइड को. उसका प्रेशर थोड़ा सा दिमाग से कम हो जाएगा कि यार मैंने कुछ स्लाइड्स कम कर ली. ये सारी की सारी आपको यही मिल जाएंगी. देन व्हाट इज दिस एग्जाम किट लाइब्रेरी. एज अ प्रैक्टिस मैंने यहाँ पे कितने क्वेश्चन डाल रखे हैं, 16 क्वेश्चंस. इसमें से भी तुम्हें बताऊंगी कि जब मैं तुम्हें बोलूंगी कि भाई 5 क्वेश्चंस करने हैं, उनमें से पहले 2 क्वेश्चंस मेरे कराए हुए देखना, उसके बाद में 3 क्वेश्चंस ट्राई करना. तो ये क्वेश्चंस मैंने क्लास में ही कराए हैं, ताकि आपको पता लगे कि भाई इसकी अप्रोच क्या है करने की. क्वेश्चन के नीचे उसकी एक्सेल शीट है. ये एक्सेल शीट आप डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो कि मैंने कहा कौन सा क्या फॉर्मूला लगाया है. इससे ये सारी एग्जाम किट लाइब्रेरी से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है, प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स कैसे प्रेजेंटेशन में आएगा. ठीक है, ये हुआ. देन देयर इज मॉक टेस्ट पेपर्स. मॉक टेस्ट पेपर्स अपने टाइम पे ओपन होंगे, जो भी डेट होगी. ये किसी बच्चे ने लास्ट टाइम एक प्रॉब्लम पूछी थी तो वो मैंने अपलोड कर दी थी. एंड 2023 के सिलेबस में जो जो चीजें नहीं आई है वो मैंने अलग डाल दी, ताकि तुम बच्चों को तसल्ली रहे कि जो भी डेवलपमेंट्स हैं दे हैव बीन इंक्लूडेड ऑन द फोल्डर. 2023 में थे चेंजेस, अभी अभी के लिए तो है नहीं. ये ग्रीन फाइनेंस था और एक मॉडल था बिजनेस वैल्यूएशन का. ये दोनों के दोनों मैंने इसमें डाल दिए. ठीक है, एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन इफ यू हैव, बताओ, पूछो मुझसे. बताओ बताओ बताओ. अच्छा, AFM इज ए मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश बोथ. हाँ, ठीक है, इसमें कई चैप्टर्स बिल्कुल इंग्लिश में है, लेकिन जो मेरे स्टूडेंट्स को जिससे डर ज्यादा लगता है, बिकॉज ऑप्शंस ऐसी चीज है जो बिना हिंदी के समझ में नहीं आएगी, तो वो मैंने हिंदी में ही पढ़ाई है. ओके, बताओ इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन. और एक रूल और मैंने बनाया है इस बार से, कि प्रॉब्लम क्लास में मैं भी वीडियो ऑन करके बैठूंगी और स्टूडेंट्स भी वीडियो ऑन करके बैठेंगे. अब सोच लेना, फीस रिफंड चाहिए क्या? अब थके लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? प्लीज मेक योर प्रेजेंस फील. गाइस ये क्या है? रिया, श्रुति, ध्रुव, इशिका, व्हाट इज दिस? कुछ बोलो तो सही.
तुम सब के ना, ध्रुव यस मैम लिखने से कुछ नहीं होगा। यस अंशुदीप, मैम। हाँ रिया बोली, मैं भी जस्ट बोलने वाली थी कि जो जो भी बोल नहीं रहा है ना उसके मॉक टेस्ट पेपर में से -10 कर लेती हूँ। डिडंट स्पीक एनीथिंग इन दी ओरिएंटेशन, इसलिए 10 मार्क्स डिडक्ट। चलो एनीवेज, कोई क्वेश्चन नहीं है पक्का से? ठीक है ओके, ठीक है। सो अब ये वाला जो ओरिएंटेशन है आई विल अपलोड इट ऑन द यूट्यूब चैनल, माय यूट्यूब चैनल, ताकि जिसने ज्वाइन नहीं किया है उसको कुछ भी कंफ्यूजन हो तो देख सके। और उसके अलावा कोई कंफ्यूजन हो तो टीम को लिख देना, यार मेरे पास मैसेजेस की बाढ़ बढ़ती जा रही है, सो आई एम स्किपिंग द मैसेजेस, डू नॉट मैसेज मी, कोई फायदा नहीं होगा, मेरे मैसेजेस हर 1 घंटे में दब जाएंगे नीचे। तो वो उससे अच्छा है कि टीम को लिख दो, एंड वट एवर असिस्टेंस यू नीड फ्रॉम देम राइट टू देम। अगर मेरे पास पहुंचना होगा वो अपने आप मुझे कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है? ओके ओके, यस मैम। चलो ओके, बाय बाय गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, बाय। बाय मैम।